हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताऊंगी आपको। मैंने ऐसे एक पेज में नोट कर रखा है तो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसमें नेम्स रिएक्शंस हैं, जो भी सारे रिएक्शंस हैं एटलीस्ट 21 नेम रिएक्शंस हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी और मैं दावे के साथ आपको बता सकती हूँ कि आप ये नेम्स रिएक्शन 21 याद कर लेते हैं एटलीस्ट आपको एग्जाम में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्स रिएक्शंस आएंगे वो आपके बन जाएंगे। और श्योरिटी के साथ कहती हूँ यहीं से रहेगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी नेम्स रिएक्शंस है। तो इसलिए आप नेम्स रिएक्शंस को मैं ये डालूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको जाकर वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, सारे नेम्स रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊंगी कौन कौन से हैं। और उन बातों को जो मैं जिन जिन बातों को बताऊंगी उनको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में से आप एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। 10 क्वेश्चन पे मैं बता दूँ तो मैं बता दूँ एक बार और, क्योंकि बच्चे बार बार आगे एक ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि पैटर्न क्या रहता है, लेवल क्या रहता है, एम्स नर्सिंग एग्जाम का केमिस्ट्री का क्या लेवल रहेगा। तो मैं बता दूँ, देखो केमिस्ट्री के लेवल के लिए मैं बहुत बार पहले ही बता चुकी हूँ। केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन, और तीनों पोर्सन से यानी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों पोर्सन से एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास 10-10 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक से भी, इनऑर्गेनिक से और फिजिकल से भी, तो देखिए आपके ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं। अगर आपने पूरी साल एनसीईआरटी को पढ़ी है, अगर आपको एनसीईआरटी तैयार है, आपने पॉइंट्स टू पॉइंट्स एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ रखी है और इस टाइम पे आप उसे समराइज कर रहे होंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो मैं बताने वाली हूँ उस पर, तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा एनसीईआरटी पढ़ करके जो भी। और आप नीट के कुछ क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ऑर्गेनिक के भी, इनऑर्गेनिक के भी, क्योंकि कभी कभी जो नेम्स रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक के, उसमें से कभी कभी बीच का एक स्टेप स्किप कर देगा और बीच में ऐसे पूछेगा कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसे करके एक दो क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी रिएजेंट का नाम पूछ देगा, कौन सा रिएजेंट इसके लिए चाहिए। तो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं उनको अगर आप सारे नेम्स रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कौन से स्टेप को स्किप किया गया। अगर आप सारे याद करेंगे स्टेप वाइज तब आपको पता चलेगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ, और इसे बिल्कुल भी आप याद करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं इसको जरूर शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो मैं बताऊँगी उसको जरूर याद करिएगा, आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। मैं श्योरिटी के साथ करती हूँ, और जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सचमुच में जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ 100% एनालिसिस किया हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एनालिसिस करके मैं बता रही हूँ। इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लें तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जा सकता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंतजार खत्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिख रखा है। तो सबसे पहले अगर आप पूछेंगे कि इसमें हमें क्या सबसे पहले आना चाहिए, देखिए तो सबसे पहले आपको सिग्मा और पाई बार निकालना आना चाहिए, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये रहेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालने के लिए रहेगा। और दूसरा देखिए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म है उसका जितना टाइप्स है उसका पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल दे करके पूछ देगा कि इसमें से कौन किसका एग्जाम्पल है, कौन से आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो इसलिए आपको टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आना चाहिए और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आना चाहिए। अगर कोई भी जैसे कि एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, फिर कोई भी कंपाउंड दे देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और उसमें से पूछ देगा आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है निकालने के लिए। तो ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, इसे एक दिमाग में फिट कर लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद से जो मैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ के बिना पढ़े एग्जाम में बिल्कुल मत जाइएगा, वरना फिर आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कैसे भी टाइम निकाल करके आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आपने पढ़ाई पूरी साल नहीं की हो तो एटलीस्ट अभी कम से कम 10 घंटे दिन में, 10 से 12 घंटे का अपना शेड्यूल बना लीजिए पढ़ने का, और आप पढ़िए तो फिर आपका कुछ काम बन सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो जो पॉइंट बता रही हूँ उन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है।
दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मतलब कि कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकता है, 4 कंपाउंड दे देगा, फिर पूछ देगा फर्स्ट सेकंड ऐसे करके ऑर्डर। आपने जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपने जरूर सॉल्व किया वो कार्बोकटाइन से, तो कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ये सब सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। फिर उसके बाद से देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन आना चाहिए, यानी कि कटायन का, एनायन का और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का जो भी ऑर्डर होता है, एल्कीन, एल्काइन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, इन सारे चीज़ों का आपको आना चाहिए। आप इन सारी चीज़ों से जो भी आपने देखे, जब नीट का PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हुए रहता है, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को जाकर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और अपना बेसिक कंसेप्ट जो भी है इसे क्लियर करिए अगर आपको नहीं आता है तो। फिर देखिए इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफिकेशन करना है, मतलब कि पूछ देखिए इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल्स को बनाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर, मतलब कि कौन सा किस में इफेक्ट लग रहा है और कौन सा, जैसे कि कुछ कंपाउंड्स दे देगा और वो पूछेगा इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। तो आप इन सब जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इन सारे टॉपिक्स पे, इन पॉइंट्स पे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए और जा करके इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो। और NCERT से बिल्कुल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़िए। फिर उसके बाद से देखिए रहता है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए आएगा कि पूछेगा कंपाउंड दे करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। कभी कभी जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, इन सब सारे कंपाउंड्स का भी मतलब एग्जाम्पल दे करके आपको पूछ सकता है, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। मतलब कि देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ होता है डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, जितना स्टेबल होगा कंजुगेट बेस उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पूछ सकता है, जैसे कि आइसोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, उनका ऑर्डर वो पूछ सकता है। फिर उसके बाद से देखिए एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करना आ सकता है, पूछ देगा इसमें से कौन कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब कि आपको मान लीजिए कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस करना रहेगा। फिर उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स वाले टॉपिक लेसन में। फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में आपको वुडज रिएक्शन आना चाहिए अच्छे से। वुडज रिएक्शन इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है उसमें, तो वुडज रिएक्शन इसी मतलब उसमें देखिए आपको वुडज रिएक्शन इसमें से पूछ देगा कौन सा कंपाउंड वुडज रिएक्शन नहीं शो करेगा या फिर कौन सा कंपाउंड वुडज रिएक्शन को शो करेगा। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेगा, वुडज रिएक्शन को क्या करेगा, वो वुडज रिएक्शन शो करेगा, यानी कि वुडज रिएक्शन उस कंपाउंड्स में होगा, ठीक है। फिर देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन आपको आना चाहिए, एल्कीन का और एल्काइन का, तीनों का, और कौन सा रिएजेंट लेंगे। मतलब देखिए एल्कीन वाले में एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना वहाँ पर दिया हुआ है कौन सा रिएजेंट लेंगे तो सीस फॉर्म होगा और ट्रांसफॉर्म एल्कीन फॉर्म होगा, तो ठीक है ये वाला जरूर आप देखिएगा सीस और ट्रांसफॉर्म कब कब होगा, कौन कौन सा कंपाउंड एल्कीन में कौन सा रिएजेंट लेंगे, तो ठीक है। और इनका बॉइलिंग पॉइंट्स भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद से इसमें डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन आना चाहिए, बीटा एलिमिनेशन, यानी कि जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन वाला जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स में देखिए एनसीईआरटी में दिया, उसको जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो इसका जो भी एग्जाम्पल वगैरह दिए उसे अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, वो कभी कभी पूछ देता है इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो डिहाइड्रोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन के रिएक्शंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कि मैं भी बताया आपको डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद से देखिए सबसे उसके आगे है मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल आपको अच्छे से आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिक रूल में मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल दोनों आना चाहिए। जैसे कि देखिए एंटी मार्कोनिक रूल आप मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछेंगे आप इन दोनों में से कौन है, तो एंटी मार्कोनिक रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे उस पर क्या, इसको और भी क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, खरास इफेक्ट बोलते हैं। कभी कभी ये नाम भी पूछ सकता है कि मतलब एंटी मार्कोनिक रूल को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, खरास इफेक्ट बोलते हैं। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए इनका। ये आप जब हाइड्रोकार्बन वाला लेसन खोलेंगे तो उसमें ये अच्छे से दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको आना चाहिए। 3 स्टेप में कंप्लीट होता है इसका मैकेनिज्म।
जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो हाइड्रोकार्बन वाले लेसन में दिया हुआ है, जैसे कि पहले होगा इलेक्ट्रोफाइल का बनना होगा, दूसरे वाले फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में कार्बोकटायन होगा, थर्ड स्टेप में अगर जो कार्बोकटायन बना रहेगा उसका रीअरेंजमेंट होगा। तो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए, जो मैं बता रही हूँ इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ करके एग्जाम के लिए जाना है और तैयार करते रहना है। फिर उसके बाद से देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। ये सब सारे पॉइंट्स आपको हाइड्रोकार्बन वाले लेसन में लास्ट चैप्टर के लास्ट वाले में दिया हुआ है। तो आप लोग इन सब सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करिए जरूर, जल्दी से जल्दी, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कालाइजेशन रिएक्शन आपको आना चाहिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसालाइजेशन रिएक्शन आना चाहिए। आर्थो एंड पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं ये कभी कभी एग्जाम्पल पूछ देता है। तो ये आपको इतनी चीज़ें अभी आनी चाहिए। और भी आगे की तरफ देखेंगे हम लोग 12th वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलेंगे आगे इसके बाद। तो आपको S1 एंड S2 रिएक्शंस आना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकटायंस जो पूछ लेता है, S1 रिएक्शन का ज़्यादा होगा या फिर S2 रिएक्शंस का ज़्यादा होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी होता है उसमें ये पूछ देता है। कभी कभी अल्काइल हैलाइड का स्टेबिलिटी पूछ देता है। तो आपको ये 3 पॉइंट्स पता होना चाहिए जो मैंने अभी बताया। S11 SN2 का रिएक्शन पूछ लेता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कार्बोकटायंस का, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स का, अल्काइल हैलाइड का स्टेबिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद से इसकी जब आगे जाएंगे, इसमें मैं हाइलोजन वाले लेसन का बता रही हूँ, लेकिन जब इसके बाद आगे जब जाते हैं पोली हाइलोजन कंपाउंड्स होते हैं, उनके यूजेज आ सकता है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हो गया। कैसे प्रिपरेशन करते हैं फिनॉल का प्रिपरेशन में फ्रॉम द क्यूमिन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बोल चुकी, क्योंकि अभी बोल रही हूँ कई बार कि इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आप एक बार जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बीच का जो स्टेप्स है प्रिपरेशन के वो कभी कभी स्किप करके पूछ देता है। विलियमसन सिंथेसिस आपको आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द एमाइंस इन द गैसियस, एमाइंस का बेसिसिटिक ऑर्डर आना चाहिए। और देखिए ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एलिफेटिक एमाइंस, आप देखिए ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइंस आपको आना चाहिए गैसियस फॉर्म में। और अगर आप ऐसे निकालते हैं नॉर्मल तो क्या होगा, तो देखिए आप ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइंस क्या होता है, प्राइमरी एमाइन सबसे ज़्यादा होगा बेसिसिटी, फिर सेकेंडरी एमाइन का, फिर टर्सरी एमाइन का, ऐसा आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है एमाइंस वाले लेसन में, तो आप वहाँ से जाकर के इसको पढ़ लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, जैसे कि एक मिथाइल का हो गया और एक इथाइल का हो गया, इन दोनों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है मिथाइल और इथाइल का, मतलब कि इसमें पूछता है कि किसकी ज़्यादा बेसिसिटी होगी। यहाँ पर देखिए ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैंने ऐसे याद किया था इसको। मिथाइल है तो 213 और इथाइल है तो 231, यानी कि टर्सरी एमाइन का होगा, फिर सेकेंडरी एमाइन का होगा, इथाइल में सेकेंडरी एमाइन का होगा, टर्सरी का होगा, फिर प्राइमरी एमाइंस का होगा। और मिथाइल में वहीं पर सेकेंडरी एमाइन ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद से प्राइमरी एमाइन का, फिर टर्सरी एमाइन का। क्या मैं बता रही हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ बता रही हूँ। तो ठीक है, तो आने की आप देखिए मिथाइल वाला है तो 213, यानी कि छोटा होता है, मिथाइल छोटा है तो इसके लिए 213 और इथाइल के लिए 231, ऐसे करके आप दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको आनी चाहिए। आप इसको बायोमोलिक्यूल्स को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप इसे जरूर प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का सारा एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। उसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है आपको ये भी पता होना चाहिए। और पॉलीसैकेराइड्स में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस आपको आना चाहिए। अब दो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए अच्छे से। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट एनोमर्स आना चाहिए। अल्फा बीटा फॉर्म आइसोमर्स होता है, उसको बोलते हैं एनोमर्स। एनोमर्स के एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए किसको बोलते हैं, आप कार्बन फर्स्ट पोजीशन पर चेंज होता था किसको क्या होता, अल्फा बोलते हैं। आप कार्बन सेकंड पे होता था बीटा बोलते हैं। आप इसको जाकर के अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इस टॉपिक का पूछेंगे बायोमोलिक्यूल का, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड में इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से, और एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड कौन से, और एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन है। ये जो 4 पॉइंट्स है, आपको ये 4 पॉइंट्स में से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो आपको ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर उसके बाद से बता दें आगे जाएंगे आप उसी वाले लेसन में बायोमोलिक्यूल्स में, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिया रहेगा। तो वो भी दिया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑन दी बेसिस ऑफ, मतलब कि वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कई तरह के बेसिस पे दिया हुआ है। तो आपको सारे बेसिस का जो भी है किस किस बेसिस पर मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया है, टाइप्स क्या है प्रोटीन के, तो आपको ये आना चाहिए।
उसके बाद से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैंने बता दिया है सारे टाइप्स ऑन द बेसिस, आप जो भी टाइप्स इसके किस दो तीन बेसिस पे डिवाइड किया गया एनसीईआरटी में, तो आपको 2-3 बेसिक क्या होना चाहिए, आना चाहिए। फिर उसके बाद से आप जब आगे की तरफ आएंगे तो देखेंगे एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन का, ग्लोबुलर प्रोटीन का, तो इनके एग्जाम्पल्स आना चाहिए और इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दिया हुआ तो आपको ये भी आना चाहिए। फिर विटामिन का क्या होगा, क्लासिफिकेशन आना चाहिए, फैट सॉल्युबल विटामिन का और वाटर सॉल्युबल विटामिन का आपको एग्जाम्पल याना होना चाहिए कि कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और उसके बाद से जो भी विटामिन है उसके डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज हो सकता है, आपको ये भी आना चाहिए। उसको से लास्ट में न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड वाले में क्या न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो बायोमोलिक्यूल में दिए थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए और आपने ऑलरेडी इसको बायो में पढ़ लिया होगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से,